Hello friends, myself Rishabh Soni and today we are going to discuss the meaning, nature and scope of public administration. So this video is beneficial for this BA, MA, UPSC, UGC NET and other PCS examination. You can perform very good marks after watching this video because this is the foundation video of public administration. You can learn what is public administration. Here I can show you in slides like meaning, brief history, different thinkers. Okay, so nature and then scope there are two, so we are going to discuss each and every and what are the criticism also. Okay, plus bonus matter also for answer writing. So let's start the video. What is administration? Okay, so word administer is derived from Latin word that is administrare, जिसका मतलब होता है to care or to serve. That is why the administrator is called civil servants. And now public administration include any activity performed by any institute or organization with the objective of welfare of masses within the boundaries of rule of law. तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में वो एक्टिविटीज आएगी जो भी एक इंस्टीट्यूशन के द्वारा या ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा ऑब्जेक्टिव जिसका हो वेलफेयर ऑफ मासेस. ठीक है, मासेस मतलब पीपल, जनता के लिए जो वेलफेयर किया जाता है विद इन द बाउंड्रीज ऑफ रूल ऑफ लॉ के अंदर रहते हुए. तो आई होप यू अंडरस्टूड व्हाट इज पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. एक ये जो टर्म है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन as a subject or you can say as a field of study, ये आया कैसे? It is as old as civilization itself. तो जब से civilization start हुई है तब से ही public administration है. तो starting में egalitarian society होती थी. egalitarian society means जहां पे क्लास डिफरेंसेस नहीं होते थे, सारे इक्वल होते थे, सबको इक्वल राइट्स होते थे. उस टाइम की सोसाइटी की बात कर रहे हैं अपन. तो उस टाइम जो एग्रीकल्चर होता था वो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता था. आज यहाँ पे एग्रीकल्चर है तो कल कोई नई जगह पे एग्रीकल्चर होगा. सो दे जस्ट शिफ्ट, दे डोंट कल्टिवेट देयर लैंड ऑन अ परमानेंट बेसिस. बट आफ्टर डिस्कवरी ऑफ आयरन, so land was started cultivated on permanent basis. तो permanent basis पे जब land cultivate होना start हुआ तो उससे क्या हुआ, प्राइवेट प्रॉपर्टी का इमरजेंस हुआ. हर किसी की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी होगी. उसके कारण एक क्लास डिफरेंसेस आया सोसाइटी के अंदर. अलग अलग तबके के लोग हो गए. किसी के पास प्रॉपर्टी कम है, किसी के पास प्रॉपर्टी ज्यादा है. तो वो जो क्लास डिफरेंसेस हुए तो एक कम्युनिटी बन गई. कम्युनिटी ने अपने लीडर बना दिए और उसको पावर्स दे दी. पावर्स दे दी. कौन सी पावर्स? एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स, जैसे टू इम्प्लीमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन, टू जनरेट रेवेन्यू. सो एट लास्ट लाइक कम्युनिटी फॉट बिटवीन ईच अदर. कम्युनिटी के बीच फाइट्स हुई जिसके उसके बाद लार्ज किंगडम्स का फॉर्मेशन हुआ. लार्ज किंगडम्स मतलब जैसे इंडिया के अंदर जैसे जनपदास और महाजनपदास. सो इसके अंदर जो किंग होता था उसके पास एब्सोल्यूट पावर्स होती थी. सो मोनार्की, यू कैन से मोनार्की. सो इसके अंदर क्या होता था, स्पॉइल सिस्टम होता था. स्पॉइल सिस्टम को हम समझते हैं, स्पॉइल सिस्टम के अंदर जो रिक्रूटमेंट होता है वो विदाउट एनी मेरिट होता है. इसके अंदर मेरिट नहीं होता. तो जो रिक्रूटमेंट होता है वो जो भी किंग के क्लोज होगा, जो भी प्रॉक्सिमिटी में होगा, किंग उसी को रिक्रूट करेगा और उसी की बात सुनेगा जब तक किंग चाह रहा है. सो दैट इज स्पॉइल सिस्टम एंड दिस सिस्टम इज नॉट एफिशिएंट एट ऑल. सो इसके अंदर वेलफेयर नहीं कंसीडर किया जाता था क्योंकि ये जनता के द्वारा बनाई हुई सरकार नहीं थी कि जो सरकार अपनी जनता के लिए सोचे. तो एट लास्ट इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टुक प्लेस. सो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के बाद डेमोक्रेसी ने जगह बनाई. सो डेमोक्रेसी आई पिक्चर के अंदर. सो डेमोक्रेसी के आने के बाद नीड फेल्ट फॉर एडमिनिस्ट्रेशन. एक नीड फेल्ट हुई एडमिनिस्ट्रेशन जो कि एफिशिएंट हो और जो कि बेस्ड ऑन मेरिट हो. ठीक है, जो कि एफिशिएंट और मेरिट के बेस पे हो ताकि जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो स्मूथ हो पाए, सिक्योर हो पाए, विदाउट एनी हसल, विदाउट एनी ट्रबल. सो that is why the emergence of public administration happened. So I think you all understood why public administration and how it took place. It is just a brief history so that you can easily understood why public administration happened, how it happened, and how you can write in your answers. Now we are going to discuss what are the definition given by different thinkers. So first is Woodrow Wilson.
फादर ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन भी जाने जाते हैं। तो इन्होंने जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का जो मॉडल दिया था उसके अंदर डिटेल्ड एंड सिस्टमैटिक एप्लीकेशन ऑफ लॉ की बात की थी। हेयर लॉ इज इंपॉर्टेंट। इन्होंने बोला पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है वो डिटेल एक पूरा पूर्ण स्वरूप से एक सिस्टमैटिक पूरा ढंग से जो भी एप्लीकेशन होती है जो लॉ के अंडर होती है वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। हर्बर्ट साइमन ने क्या बोला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज द एक्टिविटी ऑफ एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस ऑफ नेशनल स्टेट एंड लोकल गवर्नेंस। एच साइमन ने बोला कि जो एग्जीक्यूटिव ब्रांच होती है, जो कार्यपालिका होती है, जो उसके अंदर की जो ब्रांचेस होती है चाहे नेशनल स्टेट और लोकल लेवल की, वही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन होती है। तो एक ये बड़ा नैरो व्यू है। ओके, इसके अंदर ओनली एग्जीक्यूटिव की बात की गई है। ओके, तो देन एल डी वाइट ने क्या बोला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ ऑल दोज ऑपरेशन हैविंग फॉर देयर पर्पस द फुलफिलमेंट और एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक पॉलिसी। तो जो पब्लिक पॉलिसी को फुलफिल करने के लिए, एनफोर्स करने के लिए जो भी एक्टिविटीज होती है, जो भी ऑपरेशंस होते हैं, वो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। एल डी वाइट ने ब्रॉडर सेंस में, ब्रॉडर यू कैन से ब्रॉडर व्यू था एल डी वाइट का। ओके, इसके अंदर लेजिस्लेचर भी आ गया, एग्जीक्यूटिव भी आ गया और जुडिशरी भी आ गया। तीनों को एक्यूमुलेट कर दिया इसने, एल डी वाइट ने। ओके, सो आई थिंक यू अंडरस्टूड दीज थ्री डेफिनेशंस बाय दिस फेमस थिंकर्स। So now nature of public administration. So we have two views. First is integral view and second is managerial view. Integral view में students क्या आएगा, sum total of all the activities that is taken by the organization. Organization में जो भी activities होगी, स्टार्टिंग चाहे मैनुअल लेवल की हो, क्लरिकल लेवल की हो, चाहे मैनेजरियल लेवल की हो, इसके अंदर यू कैन से डायरेक्टर से लेके लेबर तक की एक्टिविटीज, लेबर यू कैन से एट लास्ट लेवल, तो इसके अंदर जो भी एक्टिविटीज आएगी सारी आ गई। ओके, फ्रॉम यू कैन से फ्रॉम डायरेक्ट, आई एम सेइंग लाइक जो सीईओ या डायरेक्टर से लेके भी जो लेवल्स आएगा एकदम नीचे, जो ग्राउंड लेवल पे जो काम कर रहा है वहां तक की एक्टिविटी सारी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है। ओके, सो इन ये थ्योरी कौन बोलते हैं, हेनरी फ्योर और एल डी वाइट सपोर्ट करते हैं इसको। और जो मैनेजरियल व्यू है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का, इसके अंदर ओनली एंड ओनली मैनेजरियल एक्टिविटीज आएगी। मैनेजरियल एक्टिविटीज मतलब जो कि प्लानिंग होती है, ऑर्गेनाइजिंग होती है, कमांडिंग होती है। ठीक है, तो इस व्यू को दो थिंकर सपोर्ट करते हैं, जैसे और भी करते हैं लेकिन ये फेमस थिंकर्स हैं, जैसे लूथर गुलिक और एच साइमन। ओके, तो जो इंटीग्रल व्यू है इसके अंदर जैसे मैंने बताया, एक्टिविटीज ऑफ ऑल पर्सन्स एंगेज इन एडमिनिस्ट्रेशन, एंड द मैनेजरियल व्यू जो है वो itself restricts only to the activities of the few person. मैनेजरियल व्यू में जैसे मैंने बताया, जो मैनेजरियल एक्टिविटीज होती है, प्लानिंग वगैरह, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, सो ये जो फ्यू पर्सन एट द टॉप लेवल के होते हैं उसी तक रिस्ट्रिक्टेड है। ठीक है, दिस पॉइंट इज रियली इंपॉर्टेंट गाइस। जैसे इंटीग्रल व्यू के अंदर सारी एक्टिविटीज आ गई, तो वो जो भी बिजनेस है, कोई भी जैसे डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे बैंकिंग ऑर्गेनाइजेशन है, सो हर की वर्किंग अलग अलग है। सो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट मैटर इट विल डिफर। ओके, बिकॉज सारी एक्टिविटीज इंटीग्रल व्यू के अंदर आ गई। अब जो पुलिस का जो काम है और जो बैंक का काम है वो अलग अलग है, तो सब्जेक्ट वाइज वो अलग अलग काम करेंगे। ओके, सो बट जो मैनेजरियल पॉइंट है इसके अंदर कांस्टेंट होगा, यू कैन से कांस्टेंट वर्किंग, बिकॉज मैनेजरियल व्यू ने बोला ओनली मैनेजरियल एक्टिविटीज। ओके, बिकॉज द मैनेजरियल व्यू इज आइडेंटिफाइड विद द मैनेजरियल टेक्निक्स कॉमन टू द ऑल द फील्ड्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, सो दिस पॉइंट I think you understood. So now scope of public administration. Okay, so it is given by Gulick. First view is post the code. It is given by Gulick. Okay, so it involves all the activities of management, you can say, from planning, like objective decide करने के बाद जो भी planning होती है, प्लान करते हैं कि कैसे ये ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना है। ओके, सो फर्स्ट इज प्लानिंग। ओके, देन इज ऑर्गेनाइजिंग। ऑर्गेनाइजिंग मतलब कि कौन कौन क्या क्या काम करेगा, हु विल डू द लेबर वर्क, हु विल सुपरवाइज देम। ओके, सो दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ओके, स्टाफिंग में क्या आएगा, रिक्रूटमेंट आ जाएगी, स्टाफिंग में रिक्रूटमेंट आ जाएगी। और कोऑर्डिनेटिंग के अंदर जो भी डिफरेंट लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है उनको कोऑर्डिनेट करके चलना, उनका कोरिलेशन करना। ओके, एंड रिपोर्टिंग मींस रिपोर्ट टू सीनियर्स। ओके, सीनियर्स। एंड व्हाट इज बजटिंग, बजटिंग मतलब फंड्स एलोकेशन, आपका फंड्स कहां से आएगा, फंड्स एलोकेशन।
to different resources, you can say. So according to Gulick, the post scope activities are common to all organizations. सारी organization में ये जो activities है from planning to budgeting सारी common है, which are found in different agencies regardless of the nature of work. कोई भी nature of work हो, गुलिक ने कहा सारी हर जगह ये activities same होगी. ओके, बट इसके अंदर ये जो दो पॉइंट्स है फर्स्ट एंड सेकंड, ये you can say these are advantages. Okay, so post scope gives unity, certainty and definiteness and makes the study more systematic. क्योंकि सेम होती है हर ऑर्गेनाइजेशन में, so it gives you a sense of certainty, you can say, or unity, gives unity. Post scope view has a very, thinkers have criticized it. So the first criticism is कि ये जो neither whole of administration nor even most of it, ये जो गुलिक ने बोला है कि सारी एक्टिविटीज आ गई, तो ऐसा तो बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये जो सिर्फ मैनेजरियल एक्टिविटीज है, जो बाकी की एक्टिविटीज होती है वो तो नहीं आ पाएगी इसके अंदर, जैसे पॉलिसी फॉर्मुलेशन हो गई, इस टाइप की एक्टिविटीज बिल्कुल नहीं आएगी, ना ही इसके अंदर इम्प्लीमेंटेशन की बात ही. एंड द सेकंड इज ओवरलुक्स द फैक्ट दैट डिफरेंट एजेंसीज फेस डिफरेंट एडमिनिस्ट्रेशन प्रॉब्लम्स. जैसे कि मैंने कहा आपको, हर ऑर्गेनाइजेशन अलग अलग प्रॉब्लम्स फेस करती है. बैंक्स अलग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, जैसे कि एनपीए रिकवरी, ओके, फॉर एग्जांपल. ओके, पुलिस अपना क्राइम रिलेटेड प्रॉब्लम्स फेस करती है. सो दे आर नॉट डिफरेंट, लाइक दे आर नॉट सिमिलर. सो इट इज अ वेरी नैरोली बिल्ड. ओके, एंड टू कॉन्शियस ऑफ द टॉप मैनेजमेंट. टॉप मैनेजमेंट की बातें करता है ये वाला व्यू. और सेकेंड व्यू है हमारा सब्जेक्ट मैटर व्यू. ये काफी वाइड है, यू कैन से ब्रॉड है, ब्रॉड व्यू है ये. सब्जेक्ट मैटर व्यू के अंदर सब्सटेंटिव मैटर्स आएंगे, दैट इज नेसेसरी, जैसे डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, एजुकेशन, जस्टिस. तो डिफेंस की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो सेटअप है, जो पुलिस का सेटअप है, जो सीबीआई का सेटअप है, सो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस का अलग अलग सेटअप है, उनके काम करने का अलग अलग तरीका है. सो यू कैन नॉट जस्ट हैंड पिक सम, like in post the scope view we just handpicked like 7 points and we are saying that it is applied on all the organization. But in subject matter view they are saying according to subject, or you can say the substantive matters. So post the scope view के साथ important specialized techniques भी होनी चाहिए. ओके, टेक्निक्स भी होनी चाहिए सब्जेक्ट मैटर व्यू के अंदर. ओके, तो जो हम स्कोप कंक्लूड करेंगे, एक लेविस मेरियम की थिंकर हैं ये भी, इनकी डेफिनेशन से हम कंक्लूड करेंगे. तो इन्होंने क्या बोला, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इज एन इंस्ट्रूमेंट विद 2 ब्लेड्स. इन्होंने कहा 2 ब्लेड्स है लाइक अ पेयर ऑफ सीजर. इन्होंने बोला कि जो 1 ब्लेड है मे बी नॉलेज ऑफ द फील्ड कवर्ड बाय पोस्ट स्कोप. तो जो इसके अंदर इन्होंने बोला ये नॉलेज है कि जो भी फील्ड इन्होंने कवर की. ओके, जो अदर ब्लेड है इज नॉलेज ऑफ द सब्जेक्ट मैटर. अब जैसे जो सीबीआई ऑर्गेनाइजेशन है उसकी सब्जेक्ट मैटर आपको पता है, तो वो नॉलेज फर्स्ट ब्लेड की नॉलेज है, दैट इज पोस्ट द स्कोप की नॉलेज. आप सीबीआई या बैंकिंग, डिफेंस, और you can say any organization, you can say in judiciary also, how you can apply that post the scope views knowledge in that. So both blades must be good to make an effective tool. These are some, you can say, bonus matter for answer writing. You can use these 5 or 6 points in the scope only. Scope of public administration is ever expanding, and you can also write the scope of public administration expands from cradle to death. You can say it is a very good point you can write in answer writing. It will fetch you very great marks. So फर्स्ट पॉइंट इज, जैसे स्टार्टिंग के अंदर पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को माना जाता था ओनली एग्जीक्यूटिव एक्टिविटीज, लेकिन धीरे धीरे लेजिस्लेचर भी आया, एग्जीक्यूटिव भी आया, जुडिशरी भी आया. ओके, बट इन करंट सिनेरियो, इन जैसे एज ऑफ लिबरलाइजेशन, लिबरल आफ्टर 1991, दिस इज एज ऑफ लिबरलाइजेशन, एंड प्राइवेट सेक्टर also play a very important part in public administration. in you can say the corporate social responsibility जो होती है प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन की, so they are also working for the people. Okay, so that is also part of public administration. and the age of globalization के अंदर जो multilateral institute है like UN, WTO, UNICEF, these types of world, these multilateral institution, they are also working for the people. Okay, so they are also part of public administration.
and the citizen centric organization like NGO, they are also working. Media, they are creating awareness among people about their rights. And people themselves, if we are talking about people, so people themselves are also part of the public administration. So public administration is ever expanding. जो scope है public administration का, it is ever expanding. I hope you understood this nature, this meaning and scope of public administration. So हम मिलेंगे next videos में, and if you like this video, please do subscribe to our channel. Thank you.